हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विड सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 28। आइए बात करते हैं। ये डायग्राम तो लेक्चर नंबर 27 का ही है। हमने हेनरीज लॉ का फॉर्मूला डिसाइड किया था, डिराइव किया था। P इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाइड बाई X2 में नोटेशंस की बात कर दूं, ये जो कैपिटल P है वो इस केस में गैस के प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन है। KH को हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहा जाता है, जबकि ये जो X2 होगा ये फाइनल सॉल्यूशन में गिवन गैस का मोल फ्रैक्शन होगा। इतना डिस्कशन हमने पहले से कर लिया हुआ है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, द पॉइंट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट किन किन बातों पे डिपेंडेंट होगा, तो सब कुछ यहां पे मैंने नोट कर दिया। दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। गैस कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है कि KH की वैल्यू क्या हो जाएगी। इसका दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो गिवन गैस लिक्विड कॉम्बिनेशन के लिए जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होगा वो बदल जाएगा। राइट, ओके। एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा यहां पर आपको जानना चाहिए कि KH का सॉल्युबिलिटी से क्या रिलेशन है। अगर KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। अगर KH कम होगा तो उसका इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे क्या पड़ेगा, थोड़ा सा इसके बारे में जानना यहां पे जरूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। चलो मैं इसको यहां से लिख रहा हूं, KH एंड सॉल्युबिलिटी। ध्यान से, KH एंड सॉल्युबिलिटी। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा यहां पे सोचना, थोड़ा सा डीपली यहां पे सोचना पड़ता है, तब जाके आपको रिजल्ट सही से समझ में आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, सोचो। जब KH एक फैक्टर होगा तो प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, तब ना पता चलेगा KH का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज अ फैक्टर फॉर सॉल्युबिलिटी ना। अगर आपको KH और सॉल्युबिलिटी को रिलेट करना है, प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, प्रेशर को मैन्युअली कांस्टेंट कर लेना है। राइट, अब देखिए, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, सोचिए प्रेशर यहां पर क्या कांस्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड यहां पे कांस्टेंट है। जरा एक बात मैं थोड़ी मैथमेटिकल कर लो, रफ में नोट मत करना। K इज इक्वल टू, सपोज कर यहां पे हमने लिखा X इंटू वाई। अगर LHS यहां पे कांस्टेंट होगा, ध्यान से LHS यहां पर क्या कांस्टेंट है, LHS अगर फिक्स है RHS भी फिक्स्ड होगा। अब सोचिए, इस केस में अगर X को डबल करेंगे Y को हाफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, सोच के देखो। अगर LHS कांस्टेंट है तो RHS भी कांस्टेंट होगा ना। अगर हमने X को डबल कर दिया, Y को हाफ करना पड़ेगा ताकि LHS इज इक्वल टू RHS बना रहे। अगर X को यहां पे हाफ करेंगे, Y को डबल करना पड़ेगा। सोच के देखो, अगर LHS कांस्टेंट है, X को बढ़ाओगे Y को कम करना पड़ेगा, फिर इसका वाइस वर्सा भी करना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो ध्यान से देखना, वही चीज आपको यहां पे फॉलो अप करनी है। जैसे मैंने सोचा है कि सपोज कर मैंने KH को बढ़ा दिया। अब जरा सोचो, LHS यहां पे फिक्स करेंगे, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट करके डिसाइड करना होता है कि KH का सॉल्युबिलिटी से कैसा रिलेशन होता है। जरा सोचिए, LHS कांस्टेंट है तो RHS मस्ट बी कांस्टेंट। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर हमने KH को बढ़ा दिया तो X2 को डिक्रीज करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, KH को हम बढ़ाएंगे तो X2 में डिक्रीमेंट आपको लाना पड़ेगा, मतलब कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेस हो जाएगा, यानी सॉल्यूट के मोल्स कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। इससे सॉल्युबिलिटी में डिक्रीमेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर X2 डिक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी में डिक्रीमेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी इस केस में डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज करेगा। एडिशनली इसका उल्टा भी करेक्ट है, इसको भी मैं समझाता हूं। अगर KH को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, LHS यहां पे कांस्टेंट है, अगर KH को डिक्रीज करोगे X2 को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो हमने RHS भी कांस्टेंट रह पाएगा। LHS कांस्टेंट है, RHS मस्ट बी कांस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर KH को डिक्रीज करेंगे तो X2 में इंक्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि अगर KH को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी में डिक्रीमेंट होगा और इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट करिए। उसके बाद जो हेनरीज लॉ के क्वेश्चन हमारे CRQ में है उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोट करके कंप्लीट करिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हेनरीज लॉ के जो न्यूमेरिकल CRQ में है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 32? सीधा क्वेश्चन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 10 की पावर 5 atm। दिख रहा सबको? द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.6। Calculate the number of moles of N2 from air
dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure. The question is, देखो क्वेश्चन को पहले मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं. यहां देखो सारे, इस क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा जा रहा है. सपोज कर वी हैव दिस वेसल. इस वेसल में यहां पर क्या प्रेजेंट है? वाटर. यहां पे वाटर का 10 मोल्स है. इस वेसल में वाटर का 10 मोल. वाटर में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल्स यहां पर कितना? 10 वी हैव एंड 1 इक्वल्स टू 10. क्लियर? अब देखिए, इसके ऊपर यहां पर एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना? 5 atm. और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दिया है कितना? 0.6. आपको नाइट्रोजन की सॉल्बिलिटी पे काम करना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर एयर में क्या होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. सोच के देखिए, अगर नाइट्रोजन की सॉल्बिलिटी को हम यहां पे डिसाइड करते हैं वाटर में, तो आपको नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर एयर में कैलकुलेट करना पड़ेगा. सोचा जा सकता है ऐसा ना? तो ध्यान से, तो सबसे पहला टास्क हम यहां पे एयर में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे. पी नाइट्रोजन इज इक्वल टू, बोलो क्या लगता है? अप्लाई द डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर. याद करो, टी नाइट्रोजन का मतलब यहां पर क्या होगा? वाई नाइट्रोजन इंटू यहां पे कैपिटल पी ना. याद कर भाई, अगर किसी गैस मिक्सचर में, एयर इज ए गैस मिक्सचर, अगर किसी गैस मिक्सचर में किसी गैस का पार्शियल प्रेशर आप कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होगा मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर. सोच कर देखिए, एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट है भाई? 0.6. जो प्रेशर यहां पर एयर का दिया है दिस इक्वल्स टू 5 atm. आंसर इक्वल्स टू 3 atm. ऑफ कोर्स नाइट्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर एयर में प्रेजेंट है दिस इज इक्वल टू 3 atm. चलो आगे, आपको यहां पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है. KH इज इक्वल टू, वी आर गिवन 10 की पावर 5 atm. क्लियर? वी हैव KH इज इक्वल टू 10 की पावर 5 atm. और सोचिए, आपको यहां पे नाइट्रोजन गैस का मोल कैलकुलेट करना है जो कि वाटर के 10 मोल्स में डिसॉल्व होगा. दैट इज टू बी कैलकुलेटेड. अब कैसे करेंगे सोचते हैं, जरा यहां देखिए. ये जो KH है वो 10 की पावर 5 atm है, सॉलिडिटी बहुत कम हो जाएगी. कॉमन सेंस की बात है, KH यहां पे बहुत हाई है ना. सोचो, ये जो KH यहां पे है दिस इज वेरी हाई. बहुत हाई KH होने के कारण से स्पष्ट कहा जा सकता है कि नाइट्रोजन गैस का सॉलिबिलिटी वाटर में बहुत ही ज्यादा लेस होगा. मतलब यहां पे स्पष्ट है कि जो N2 का डेटा आएगा ये N1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा कम होगा. इसमें कोई शक की बात नहीं. ऐसा हो सकता है ये जो N2 का डेटा यहां पर होगा वो N1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा कम होगा. अप्रोक्सीमेशन अगर आगे चल के हम कर लें तो इसको यूटिलाइज करना पड़ सकता है आपको. तो मैंने इसको चलो इस तरीके से लिख लिया. अब आइए, अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ क्या करेंगे? P नाइट्रोजन इज इक्वल टू, पॉसिबल यहां पर होगा KH मल्टीप्लाइड बाय X नाइट्रोजन. यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था. रिपीट कर भाई, रिकॉल कर. P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ना. तो हमने लिखा P नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय X नाइट्रोजन. और सोचिए, मतलब इसको यहां पर क्या लिखा जा सकता है? P नाइट्रोजन इज इक्वल टू, ये पॉसिबल होगा KH इंटू X नाइट्रोजन का मतलब बोलो क्या? N2 अपॉन, आपको यहां पे करना पड़ेगा. बहुत आसानी से इसको लिखा जा सकता है दैट इज N1 प्लस N2. अब एक चीज और सोच के देखो ना, ये जो नाइट्रोजन, ये जो N2 है वो N1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा लेस है क्योंकि सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूट होगा. क्योंकि KH यहां पे बहुत ज्यादा है. हाई KH का मतलब लो सॉल्युबिलिटी. मतलब इस N2 को यहां पे नेग्लेक्ट करना पॉसिबल हो सकता है बहुत आसानी से. और ऐसा करने से आपका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट. अब क्या करेंगे? सोच, हमारा टास्क यहां पर N2 कैलकुलेट करना है. जस्ट सेपरेट N2. बोलो क्या रिजल्ट आएगा? अगर हम यहां पे N2 सेपरेट करते हैं तो आपका रिजल्ट यहां पर आता है PN2 इंटू पॉसिबल होगा N1 अपॉन, यहां पर क्या लिखा जा सकता है? मस्ट बी KH ना. एंड दिस इक्वल्स टू, सोचो क्या हो सकता है भाई? P नाइट्रोजन हमने कैलकुलेट करा 3 atm. जो N1 जो वाटर का मोल्स आपके पास प्रेजेंट है दिस इक्वल्स टू 10 है ना. और जो KH का डेटा यहां पर होगा दिस इक्वल्स टू 10 की पावर 5. बोल क्या रिजल्ट आएगा? यहां से इसको सॉल्व करके लिखते हैं. हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4. अल्टीमेट आंसर इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4. और अब ये कंप्लीट हो गया. तो इस क्वेश्चन का स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है कि चूंकि KH यहां पे बहुत ही हाई है ना, तो N2 N1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा लेस हो जाएगा. उसके बाद यहां पे ऐसे अप्रोक्सीमेशन करना पॉसिबल हो सकता है. अगर अप्रोक्सीमेशन करेंगे N2
बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 32। इसको नोट करिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Okay, let's talk about question number 33. See that question. N2 gases bubble through water at 293 Kelvin. If partial pressure of N2 is 0.987 bar and its Henry's law constant at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. Calculate the number of millimoles of N2 dissolved in 1 liter of water. Question जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 32 जैसा ही 33 भी है। सोचिए, पहले डेटा कलेक्शन कर लेते। पी नाइट्रोजन आपको यहां पे दिया हुआ है। दिस पी नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना भाई? 0.987 बार। वी आर गिवन पी नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0.987 बार। और आइए, आपको KH गिवन है। दिस KH इज इक्वल टू, हाँ जी, कितनी वैल्यू? 76.48 किलो बार। सोचिए, किलो बार को यहां पे बार में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि प्रेशर तो बार में दिया हुआ है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ रहा होगा कि 76,480 बार, 76.48 किलो बार इज इक्वल टू पॉसिबल होगा 76,480 बार। और ध्यान से देखिएगा, KH फिर से यहां पे वेरी हाई है ना, तो अगर KH बहुत ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होगा, सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा लेस होगी। N2 यहां पर N1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा कम होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। ऐसा हो सकता है। आगे चलते हैं। आपको N1 क्या, जैसे मान लीजिए आपको वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या वाटर का वॉल्यूम ना, वाटर का वॉल्यूम कितना? 1 लीटर, जिसका मतलब यहां पे स्पष्ट है दिस इक्वल्स टू पॉसिबल होगा 1000 ml। इसमें कोई शक की बात नहीं। ये जो वाटर का डेंसिटी होता है दिस इक्वल्स टू कितना? बोल 1 ग्राम पर ml। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वाटर का डेंसिटी यहां पे 1 ग्राम पर ml होगा तो यहां पे बहुत आसानी से वाटर का मास कैलकुलेट करना पॉसिबल है। मास कितना? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ml में, डेंसिटी ग्राम पर ml में, मतलब कि जो यहां पे वाटर का मास होगा दिस इक्वल्स टू 1000 ग्राम। बहुत आसानी से यहां पे वाटर का मोल्स कैलकुलेट करना पॉसिबल है। मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका बोल क्या? मास बाय मोलर मास होगा, दिस इक्वल्स टू 55.55। क्लियर ना? तो जो वाटर का मोल्स आपके सिस्टम में अवेलेबल है दिस इक्वल्स टू 55.55 मोल्स। राइट। हमारा टास्क यहां पे मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हमें फाइनल सॉल्यूशन में नाइट्रोजन गैस का मिली मोल्स कैलकुलेट करना है वाटर के 1 लीटर में, और वाटर के 1 लीटर में जो वाटर का मोल्स का नंबर होगा दिस इक्वल्स टू 55.55। ओके, तो सोचिए, अगर आपको मिली मोल्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मोल्स को कैलकुलेट किया जाना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तब जाके मिली मोल्स का नंबर कैलकुलेट हो पाएगा। इसके लिए आपको हेनरीज लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं, देखना क्या होगा। पी नाइट्रोजन इज इक्वल टू, बोल क्या लिखा जा सकता है? KH मल्टीप्लाइड बाय X नाइट्रोजन। ऐसा कुछ करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट, बड़ा सिंपल सा टास्क है, पी नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय X नाइट्रोजन का मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, जिसको यहां पे साफ लिखा जा सकता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का मोल्स बाय टोटल मोल्स होता है। चूंकि N2 N1 के रेस्पेक्ट में बहुत लेस है, रीजन बता, क्या रीजन था इसका? वेरी हाई वैल्यू ऑफ KH। तो चूंकि N2 N1 से बहुत कम है, मतलब इसका यहां पे नेग्लेक्शन करना पॉसिबल है। इसके बाद यहां पे N2 फाइंड करना पॉसिबल हो जाएगा। जस्ट कैलकुलेट N2। N2 कैलकुलेट करने का तरीका, P नाइट्रोजन इंटू N1 अपॉन यहां पर क्या पुट करेंगे? मस्ट बी KH ना। ऐसा हो सकता है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। P नाइट्रोजन आपको दिया है 0.987 बार मल्टीप्लाइड बाय N1 का डेटा 55.55 अपॉन व्हाट इज KH? KH है 76,480 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो N2 कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.987 इंटू 55.55 डिवाइडेड बाई 76480। आंसर इज 0.00007। जो नाइट्रोजन गैस का मोल्स का डेटा मुझे दिख रहा है दैट इक्वल्स टू 0.0007। आपको यहां पे नाइट्रोजन गैस का मिली मोल्स कैलकुलेट करना है, और आपको शायद पता होगा
मिली मोल्स का मतलब मोल्स इंटू 1000 होता है, तो इसको डील करने का तरीका N2 इंटू 1000 हो जाएगा। N2 मतलब यहां पे कितना 0.0007 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऐसा कुछ करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, आंसर इक्वल्स टू 0.7। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नाइट्रोजन का प्रेशर आपको दिया हुआ है, KH गिवन है जो कि बहुत हाई है ना, मतलब N2 N1 से बहुत ज्यादा कम होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। वाटर का वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी वाटर का दिया हो ना दिया हो 1 ग्राम पर ml ही होता है ना, इससे वाटर का मास कैलकुलेट करना पॉसिबल हो गया, मास से मोल्स कैलकुलेट करना पॉसिबल हो गया। हमारा टास्क यहां पर N2 का मिली मोल्स कैलकुलेट करने का टास्क है। सोचिए मिली मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स इंटू 1000 से, सब कुछ हमने इसको स्टोइचियोमेट्री में 11th क्लास में सारा डिस्कशन हमने किया हुआ है। अगर हम हेनरीज लॉ अप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन गैस का मोल्स कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा बाय दिस फॉर्मूला। N2 का नेग्लेक्शन N1 के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है, वो हमने कर दिया। और जब नाइट्रोजन के मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो नाइट्रोजन का मिली मोल्स भी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको नोट करिए, उसके बाद अगला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा करेक्शन इसमें यह है कि पिछला जो सवाल था वो क्वेश्चन नंबर 33 था, ना कि क्वेश्चन नंबर 34 है ना, तो आप थोड़ा सा ठीक कर लें। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 33। अब बारी है 34th क्वेश्चन की। 34th क्वेश्चन को मैं जो होम असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, इसको खुद से आपको ट्राई करना है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन 32, 33 और 34 लगभग एक जैसे ही। तो 34th क्वेश्चन का हिंट मैं आपको दे रहा हूं, है ना, और इसको आपको खुद से डील करके देखना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा, डील करके मुझे बताना है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना है। 34 का हिंट यह है कि जो गैस आपको दिया वो CO2 है, आपके पास यहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट है ही, आपके पास यहां पे KH भी प्रेजेंट है, और आपको यहां पे CO2 का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। कंसंट्रेशन मतलब यहां पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा। तो जस्ट आपको अप्लाई करना हेनरीज लॉ और आंसर कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PCO2 इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाई X2। तो चूंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, डाउट होगा तो मेरे से क्लियर कर रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि 32, 33, 34 तीनों कमोबेश एक जैसे ही क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ में क्वेश्चन सारा एक ही जैसा होता ही है। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया, होमवर्क हो गया, इसको आप कंप्लीट खुद से करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 28।